हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू शशि सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ये मेंस की टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 8 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। ये टेस्ट नंबर 9 है, ठीक है। तो ये पॉलिटी का आपका टेस्ट देखने को मिलेगा, जो जीएस पेपर सेकेंड में इसका पार्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसे हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। और आप लोग दीपावली जो है बहुत ही अच्छे से मनाए होंगे और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर बहुत अच्छे से दिए जलाए होंगे और मोमबत्तियां भी यूज किए होंगे, ठीक है। और पटाखे वटाखे मुझे लगता है कि आप लोग भी नहीं दगाए होंगे, क्योंकि मैंने एक भी पटाखा इस बार नहीं दगाया है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल जो है दीपावली सेलिब्रेट की है। तो आप लोग भी, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ शायद आप लोगों ने भी अच्छे ही से मनाई हो। और पटाखे वटाखे वैसे भी कम दगाने चाहिए हमें, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स रहती हैं उसमें, ठीक है। तो उनको हमको ध्यान में रख कर ही काम करना चाहिए। तो इन्जॉयमेंट कर रहे होंगे। और भी अभी 2 दिन है, भैया दूज है, उसके लिए भी बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो भैया दूज की, ठीक है। और जो है उसको भी अच्छे से आप लोग इन्जॉय कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे, सारे 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में फास्ट ट्रैक न्यायालयों के महत्व को रेखांकित करते हुए उनकी जो कार्य प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न करने वाले मुद्दों पर चर्चा कीजिए। साथ ही उनकी जो कार्य प्रणाली में सुधार हेतु कुछ उपायों का भी सुझाव दीजिए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होते हैं, मतलब इनके बारे में हमको बताना पड़ेगा। और तत्पश्चात ये बताएं कि उसमें मतलब उनका महत्व क्या है, क्यों उनको लाया जा रहा है। ये फास्ट ट्रैक बहुत ही चर्चा में थे, तो इनको क्यों लाया जा रहा है, तो इनके बारे में भी हमको बात करनी पड़ेगी। और इसमें जो समस्याएं आ रही हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं और इनके लिए क्या मतलब सुझाव दिया जा सकता है, जिनको बहुत ही अच्छे से हम उनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ठीक है, ताकि उससे समाज का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी हो पाए, ठीक है। तो इसके लिए हमको बात करनी है। तो फास्ट ट्रैक की अगर हम बात करें तो इसमें देखो, भारत में फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर निचली अदालतों में मामलों को मामलों के भार को कम करने और त्वरित न्याय प्रदान करने हेतु वर्ष 2000 में की गई थी, ठीक है। तो इसमें जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति तदर्थ आधार पर की जाती है। और नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीश आहार्य होते हैं, मतलब जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं न्यायाधीश, ठीक है, उनको इसमें नियुक्त किया जाता है। तो इसमें जैसे ये मामले देखने को मिलते हैं, 2.69 करोड़ से भी अधिक मामले जो पड़े हुए हैं, उन सबको जो है फास्ट ट्रैक के माध्यम से बहुत जल्दी से जल्दी उनको निपटाया जाए। और जो मतलब इवन इसमें ऐसा होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि उनको सज़ा ही नहीं होती है, केवल केस चल रहा होता है और वो उनका 4-5 साल हो जाता है और वो जेल में बिना मतलब सज़ा के ही जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो उसके लिए ये मतलब एक ऑप्शन है और अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका महत्व क्या है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं तो इनका क्या महत्व है। तो देखो, फास्ट ट्रैक जो कोर्ट होते हैं इसमें त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने हेतु हैं कर मतलब करने त्वरित त्वरित जो सुनवाई सुनिश्चित करते हैं। और इसलिए इन्हें लैंगिक और यौन हिंसा के पीड़ितों जैसे मुद्दों, जैसे जो विशिष्ट प्रक्षेत्र से संबद्ध मामलों को त्वरित सुनवाई प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया है। वर्ष 1986 में जो उच्चतम न्यायालय द्वारा त्वरित सुनवाई के को एक मूल अधिकार के रूप में चिन्हित किया गया था। और अगर बात करें तो कामगारों में अत्यधिक भीड़ भाड़ को कम करना, जो मुख्य रूप से विचाराधीन कैदियों के कारण विभिन्न मुद्दों जैसे कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव, कारागार में सुरक्षा संबंधी चिंताओं आदि को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। और ये सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के माध्यम से न्याय प्रणाली में जनशक्ति के अभाव की समस्या का समाधान करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जीवन में
ये अधिक लंबित मामले वाले क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच में सुधार करके क्षमतापूर्ण न्याय को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। योजनाओं के तहत 100 से अधिक लंबित मामले वाले जिलों में ये जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट देखने को मिलते हैं। इनकी स्थापना करने का प्रावधान किया गया है, और मतलब 100 से अधिक लंबित मामलों वाले मतलब ये जिलों में स्थापित किए जाते हैं। और फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा अनेक उल्लेखनीय मामलों का समाधान किया गया है, जैसे कि 26 नवंबर यानी 26/11 जो मुंबई हमले का मामला था, ठीक है, जेसिका। और दूसरा देखने को मिलेगा जो जेसिका लाल हत्या मामला था, तो इसको निपटाया गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा, ठीक है। हालांकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के पश्चात इसके पास लगभग 39 लाख मामले स्थानांतरित किए गए हैं, जिसमें 6.5 लाख मामले अभी भी लंबित हैं। तो मतलब एक 39 लाख ह्यूज मात्रा में केस होते हैं, लेकिन अभी वो 6 लाख अभी बचे हुए हैं। तो मतलब है इनमें और भी सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि ये और भी अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि इसकी जो कार्य प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न करने वाले कौन कौन से मुद्दे हैं। तो देखो, वित्तीय अवरोध, जैसे कि क्योंकि वर्ष 2011 के पश्चात फास्ट ट्रैक कोर्ट को केंद्रीय वित्त पोषण प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान में फास्ट ट्रैक कोर्ट राज्य वित्त पर निर्भर करते हैं, तो ये भी एक मुद्दा है कि उनके लिए मतलब वित्त व्यवस्थाएं जो हैं, मतलब उनको पैसे की जो ज़रूरत है उनको दी जाए, ठीक है। और ऐसे असंख्य मामलों जिनका त्वरित निपटारा किया जाना आवश्यक है के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और संबंधित न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या जो है, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट में केवल 1 या 2 न्यायाधीश उपलब्ध हैं, तो उनको भी न्यायाधीशों की संख्या भी हमको इसमें बढ़ानी पड़ेगी। और विगत वर्षों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप इनकी निर्णय प्रक्रिया धीमी होने के साथ साथ निर्णयों की गुणवत्ता भी जो निर्णय की गुणवत्ता है उसमें भी कमी आई है। तो अपर्याप्त अवसंरचना सुविधाओं, जैसे कि पृथक सुनवाई कक्ष और पीड़ितों की वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग हेतु तो आवश्यक उपकरण का अभाव रहता है, तो ये भी उन्हें बाधित करता है। तो ये भी होना चाहिए। और ये मामले को निपटान हेतु नियमित न्यायालय के समान प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं, जिसका कारण विलंब में वृद्धि होती है। तो एक मतलब ये जब त्वरित फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, तो इसमें कुछ चीज़ों को मतलब बहुत जल्दी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि जैसे कार्यप्रणाली में सुधार, जो कार्य प्रणाली है उसमें कैसे सुधार किया जाए। तो व्यवस्थित और समयबद्ध रीति से न्यायालयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लीड एजेंसी की स्थापना तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट एक विशेष न्यायालय के मध्य समन्वय सुनिश्चित करके न्यायिक अवसंरचना को युक्तिसंगत बनाता है, और न्यायिक कक्षों, तकनीकी सुविधाओं और नवीन अवसंरचनाओं सहित अतिरिक्त न्यायाधीशों की व्यवस्था करना चाहिए, ठीक है। और तदर्थ न्यायाधीशों और सहायक कर्मियों की स्थायी नियुक्ति, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने सुझाव दिया था, और उपयुक्त संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाना, और फास्ट ट्रैक को जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं को पूरक प्रदान करने हेतु जांच को तीव्र बनाने का एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो वंचित न्याय में विलंब और न्याय से वंचित करने के समान है, ठीक है। तो हमें फास्ट ट्रैक न्यायालय जैसे मामलों जिनका त्वरित निपटारा किया जाना है आवश्यक है कि सुनवाई तीव्र करने में सहायक हो सकती है। हालांकि त्वरित निपटान संबंधी मापदंड सभी मामलों के लिए अपनाए जाने अपनाए जाने चाहिए, न कि केवल फास्ट ट्रैक को सौंपे जाने वाले कुछ मामलों में, ठीक है। तो फास्ट ट्रैक जो कोर्ट होते हैं के मामलों की लंबितता तब भी परिलक्षित होती है जब अपनाए गए उपाय अपेक्षाओं से कम है, और न्यायपालिका और संबंधित सरकारों को इस स्थिति में सुधार करने हेतु नवीन प्रतिबद्धता और जो अधिक उत्साह के साथ कार्य करना चाहिए। तो ये भी एक हमारा मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमको इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया है कि
राज्य अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद भारतीय संघीय प्रणाली द्वारा सामना की जाने वाली सर्वाधिक अहम मुद्दों में से एक रहा है। ठीक है, तो इस संदर्भ में इससे सम्मिलित मुद्दों के समाधान में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019 की क्षमता का परीक्षण कीजिए। तो हमको अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद क्या है, इसके बारे में हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, और इसका संघीय विवाद क्या है, क्या ये मतलब जो संघीय प्रणाली द्वारा सामने की जाने वाली कौन सी चुनौतियां हैं इनके सामने। ठीक है, तो उनके कारणों के बारे में हमको उल्लेख करना पड़ेगा। और अंतर्राज्यीय जो ये अधिनियम आया है 2019 का, तो इससे पहले जो अधिनियम आया था 1956 का, उसको भी देखना है। और इसका उपाय जो कौन कौन से हैं उनका भी हमको सुझाव देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डिटेल में इन चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे। तो इसमें कहा गया है कि भौम जल के समाप्त होने और नदियों के सूखने, अपर्याप्त वर्षा जल की बढ़ती मांग के कारण जल विभाजन को लेकर राज्यों के मध्य विवाद में वृद्धि हुई है। यह निम्नलिखित कारणों से भारतीय संघीय प्रणाली के समक्ष एक सर्वाधिक अहम मुद्दा है। ठीक है, तो जल के राज्य सूची का एक विषय होने के कारण इसे विवादित दावों को बढ़ावा मिलता है, जो सहकारी संघवाद के विरुद्ध एक अति अहितकर कारक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और स्थानीय जनता की भागीदारी के कारण विवाद में शामिल राज्यों के राजनीतिक नेताओं द्वारा एक मतलब जो कट्टरपंथी दृष्टिकोण अपनाना और इसे भावनात्मक मुद्दा बनाने से जो मुद्दे का राजनीतिकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को हमको कैसे ये जो मुद्दे बनाए जाते हैं इनका सरकार द्वारा अच्छे से उसको जो है उसमें बिल लाकर ये काम किए जाएं। तो ठीक है, तो इस प्रकार विवादों के निपटान में अत्यधिक विलंब, क्योंकि इसमें अधिनिर्णय की कोई समय सीमा नहीं होती है। उदाहरण के लिए कावेरी और रावी व्यास जल विवाद से संबंधित अधिकरण बिना किसी निर्णय के क्रमशः 26 से 30 वर्षों से अधिक समय में ये अस्तित्व में रहे हैं और हमेशा ये चर्चा में रहते हैं। और राज्यों द्वारा अधिकरण के निर्णयों का गैर अनुपालन विवाद समाधान में अवरोध तत्व। और बात करें तो यह राज्यों के मध्य द्वीप विद्वेष को बढ़ावा देता है, मतलब संघर्ष को बढ़ावा देता है। तो इन विवादों के समाधान को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 द्वारा संबोधित किया जाता है। इसके तहत संसद द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 जो है पारित किया गया था। इसमें निम्नलिखित मुद्दे शामिल थे। तो कौन कौन इसमें मुद्दे शामिल थे? जो हमारा एक्ट आया था 56 का। ठीक है, तो प्रत्येक अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के लिए पृथक अधिकरण या न्यायाधीशों और आकलनकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति पर कार्य के कारण प्रक्रिया को धीमा करता था। ठीक है, और अधिकरण के निर्णय को लागू करने हेतु पर्याप्त मशीनरी का प्रावधान नहीं था और समान मानकों का अभाव था इसमें, जो इस प्रकार विवादों का समाधान करने हेतु लागू किए जा सकते थे। और मामलों के तथ्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने हेतु भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार के संसाधनों की पर्याप्तता का अभाव देखा गया था इस बिल में। तो अंतर्राज्यीय जो नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019 में निम्नलिखित प्रावधानों के तहत अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्याय निर्णय की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और वर्तमान कानूनी तथा संस्थागत संरचना को सुदृढ़ करने की क्षमता है। तो विवाद को अधिकरण को संदर्भित करने से पूर्व एक विवाद समाधान समिति की स्थापना के माध्यम से वार्ता द्वारा जल विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए एक तंत्र का गठन का भी प्रस्ताव है। और एकल अंतर्राज्यीय जो नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना, जिसमें कई पीठें हो सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा अधिकरण द्वारा विवाद 2 वर्ष के भीतर निर्णय देने की समय सीमा तय करना, जिससे कि आगे 1 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है। तो इसके लिए एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है इसमें। और अधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। यह विधेयक मूल अधिनियम में निर्दिष्ट आधिकारिक राजपत्र में निर्णय के प्रकाशन की आवश्यकता को समाप्त करता है। और यह केंद्र सरकार के अधिकरण के निर्णय को प्रभावी बनाने हेतु योजना निर्माण को अनिवार्य बनाता है।
और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक एजेंसी द्वारा प्रत्येक नदी बेसिन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डेटा संग्रहण और डेटा बैंक का भी रखरखाव किया जाएगा और यह नदी विवादों के निरंतर मूल्यांकन में सहायता करेगा। अधिकरण की संरचना और सदस्यों का कार्यकाल स्पष्ट रूप से परिभाषित है। तो जो मतलब वो विवाद थे जो हमारे 1956 के, जिसमें कोई स्पष्टता नहीं थी जो नियमों में, उनको इसमें क्लियर किया गया है। ठीक है, उनके लिए हर एक के लिए बाध्यकारी और मतलब हर एक का कार्यकाल इसमें दिया गया है जो इसका अच्छा सा इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। हालांकि अत्यधिक विकेंद्रीकरण की आशंका और ये उच्चतम न्यायालय में जल विवाद के निर्णय के विरुद्ध सुनवाई की अपील करने के प्रावधान से स्पष्ट है कि अधिकरण का निर्णय अंतिम नहीं होगा। अतः समवर्ती सूची में जल को सम्मिलित किए जाने और नदियों के को परस्पर जोड़ने और वार्ता को सुविधाजनक बनाने और विवादों का समाधान करने की दिशा में चर्चा करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद उपयोग करना जैसे कि अतिरिक्त उपाय किए जा सकते हैं। तो ये भी एक विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर इन नियमों को भी हम इम्प्लीमेंट करें अच्छे से तो ये भी हमारा जो है पारदर्शिता के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से ये ग्रोथ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर की लॉबिंग क्या है और भारत में लॉबिंग को जो विनियमित करने की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। तो लॉबिंग शब्द क्या होता है एक्चुअली में? ठीक है, तो हमको लॉबिंग के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्या है लॉबिंग और हमारा ये मतलब इसे विनियमित करने की आवश्यकता क्या है, क्यों इसे विनियमित किया जा रहा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लॉबिंग की वर्तमान स्थिति क्या है, ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। तो देखो, लॉबिंग एक संचार प्रक्रिया है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से समान हितों वाले लोगों या समूहों द्वारा सरकारी नीतिगत प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह नागरिकों या निजी इकाइयों और साथ ही साथ निर्णय निर्माताओं के मध्य एक सहायक संपर्क के रूप में कार्य करती है। एक गैर संस्थागत गतिविधियां के रूप में लॉबिंग लगभग प्रत्येक स्थान पर होती है और यह नीति निर्माण प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग भी है। एक संगठित व संस्थागत गतिविधि के रूप में कई क्षेत्रक विशिष्ट निकाय विद्यमान है जो कभी कभी औपचारिक और वैध साधनों के माध्यम से एवं कभी कभी भिन्न प्रकार के साधनों से इस प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में किसी न किसी रूप में लॉबिंग करना अपरिहार्य है। ठीक है, तो ये चीज़ें जनरली देखने को मिलती हैं। लॉबिंग तो ज्ञाता भी होगा कि जब जहाँ तक ये देखने को मिला था कि जहाँ तक हिंसा हितों की लॉबिंग के प्रकटीकरण का संबंध है, इसके विस्तृत रूप में प्रचलित होने के बावजूद भी भारत में इससे संबंधित कोई पारदर्शिता विद्यमान नहीं है। भारत में लॉबिंग करने की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए कोई कानून विद्यमान नहीं है, किंतु यह गैर कानूनी भी नहीं है। स्टिंग और प्रकटीकरण के माध्यम इसके मामले सार्वजनिक डोमेन में आते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2010 के नारी रड़िया प्रकटीकरण और जो ये मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की बात की गई थी हेतु वॉलमार्ट पर लॉबिंग के आरोप भी लगाए गए थे। तो ये भी मुद्दा इसमें देखने को मिला था। तो भारतीय लोगों द्वारा लॉबिंग करने वाले व्यक्तियों को प्रायः बड़े व्यवसाय के प्रतिनिधियों के रूप में संदर्भित किया जाता है जो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्ट आचरण में लिप्त होते हैं। ठीक है, और सामान्य तौर पर सामान्य तौर पर इसे विशिष्ट हितों के पक्ष में सार्वजनिक हित को जोखिम में डालने के रूप में समझा जाता है। हालांकि मजदूर, किसान शक्ति संगठन और महिला संगठन जैसे पक्ष समर्थन समूह भी वास्तविक अर्थों में लॉबिस्टिक ही हैं जो ऐसे उद्देश्यों के लिए निरंतर संघर्षरत रहते हैं जिन्हें निष्पक्ष और न्याय संगत माना जाता है। इन कारणों से भारत में लॉबिंग गतिविधियों को विनियमित करने की अपरिहार्यता प्रकट होती है। ठीक है, तो अगर इसमें हम बात करें तो देखो, तो कौन कौन से ये मतलब प्रोविज़न है जैसे किया जा सकता है। तो देखो, विनियमन लॉबिंग पद और उसके अनुप्रयोगों की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करेगा और यह नीति निर्माण की पहुंच को प्रतिबंधित करने के बजाय नीति निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता में वृद्धि हेतु
करने हेतु एक उपकरण के रूप में कार्य करेगा। और ये लॉबिंग गतिविधियां लॉबिंग संगठनों और विभिन्न हितधारकों के हितों के संबंध में लोगों के मध्य जागरूकता में वृद्धि करेगा। यह सार्वजनिक डोमेन में नीतिगत वाद विवाद को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। यह लॉबिंग गतिविधियों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से जवाबदेहिता में वृद्धि करेगा और सरकार के प्रति लोगों के विश्वास में परिवर्तन लाएगा। यह सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को सुदृढ़ करेगा, मतलब उसको मजबूत करेगा। और इससे भारतीय और विदेशी दोनों फर्मों के लिए अधिक स्थिर और आकर्षक निवेश परिवेश के सृजन में भी सहायता प्राप्त होगी, जिससे व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि विनियमित लॉबिंग गतिविधियों से संबंधित चिंताएं भी विद्यमान है, जो जनरली देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें कौन कौन सी चिंताएं हैं? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यदि लॉबिंग को वैध कर दिया जाता है तो अधिक धनी व्यवसायी और समृद्ध समूह व्यवस्था में सरलता से हेर फेर करने में सक्षम होंगे, और ये संसाधनों के अभाव में लोग प्रभावी लॉबिंग करने में समर्थ नहीं होंगे। तो जो प्रभावित लोग लॉबिंग है उससे भी इसे बचाएगा। और कुछ लॉबिस्टिक अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं, इस प्रकार सार्वजनिक नीति को प्रतिकूल रूप से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिविल सोसाइटी द्वारा की जा रही निरंतर मांग के बावजूद नेशनल राइफल एसोसिएशन के दबाव के कारण बंदूक कानूनों को सख्त नहीं बनाया जा रहा है। हालांकि ये जो लॉबिंग गतिविधियों को विनियमन, राजनीतिक भ्रष्टाचार और नीतियों को प्रभावित करने वाले निहित को पूर्णतया नियंत्रित नहीं कर सकता। इसके साथ ही सार्वजनिक प्रकटीकरण और परिणाम स्वरूप जो ये पब्लिक डोमेन में अधिक का अधिक वाद विवाद और ये हद तक लॉबिंग को विनियमित करने के मामलों को न्यायसंगत बना सकते हैं। वर्ष 2013 से 15 में अगर बात करें तो लोकसभा में लॉबिंग गतिविधियों के प्रकटीकरण से संबंधित विधेयक को प्रस्तुत किया गया था, किंतु अभी तक इन विधेयक में से एक को भी अधिनियम का रूप प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये लॉबिंग का सारा हमने प्रोसेस देखा है। ठीक है, तो अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि प्रासंगिक उदाहरणों की सहायता से भारत और कनाडा की संघीय प्रणाली की तुलना कीजिए और इसके मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या होता है, ये संघवाद क्या है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, और कनाडा और भारत में क्या अंतर है, जो मतलब कनाडा में कैसा संघवाद है, उसमें समानताएं क्या है भारत के साथ, और क्या क्या अंतर है, इसको हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, तो एक संघीय राजनीतिक प्रणाली से तात्पर्य ऐसी प्रणाली है जिसमें जो सरकार के एक से अधिक स्तर होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक स्तर अपने निर्धारित क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है तथा एक लिखित कानून यदि अधिकांशतः देशों के संविधान में ये मतलब मिलता है और से अपनी जो शक्ति को प्राप्त करता है। इससे समाज की विविधता और विसंगतता की आवश्यकता को पूर्ण करने और विविधता को संरक्षित करते हुए एकता को बनाए रखने के दोहरे उद्देश्य को संबोधित करने हेतु अपनाया गया है। भारत और कनाडा दोनों संघीय राज्य हैं, यद्यपि इनमें कई पहलुओं पर भिन्नता विद्यमान है। तो भारत और कनाडा में संघीय प्रणाली के मध्य समानताएं, तो सरकार का स्वरूप यानी कनाडा और भारत दोनों सैद्धांतिक रूप से मोटे तौर पर वेस्टमिंस्टर मॉडल के समान सरकार के एक स्वरूप को अपनाया गया। हालांकि दोनों देशों के एक संसदीय ढांचे के संघीय घटक को जोड़ा गया है। ठीक है, तो एकात्मकता की ओर झुकाव की बात करें तो देखो, ये भारत में एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय ढांचे की विशेषता को कनाडाई संविधान से अपनाया गया है, और संघीय प्रणाली में भारतीय मॉडल में एकमकता की ओर एक सशक्त झुकाव विद्यमान है। भारत का संविधान भारतीय जो राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट घोषित करता है। ठीक है, और न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करें तो भारत और कनाडा दोनों संसदीय और संघीय लोकतंत्र हैं तथा दोनों देशों द्वारा संवैधानिक मामलों के न्यायिक पुनर्विलोकन को संस्थागत बनाया गया है। ठीक है,
तो अब ये तो हमारे मतलब इतने थे कि हम इनको किस प्रकार से एक मतलब एक भारत और जो इंडिया में है वो कैसा है। तो सरकार का स्वरूप में हमारी समानता देखने को मिलते हैं, एकात्मक झुकाव की ओर और न्यायिक पुनर्वलोकन। तो ये तीन चीज़ों में ये हमारा इंडिया और कनाडा का समान चीज़ें हैं। लेकिन अब अंतर क्या है कि इंडिया क्या कैसा है और जो है कौन से अंतर विद्यमान है। तो कनाडा और इसके बीच अंतर की बात करें तो परिसंघवाद के निर्माण व संबंधी तर्काधार। तो यानी भारतीय संघीय प्रणाली को विविधता में एकता को संरक्षित करने और विकसित करने के लिए अपनाया गया है, जबकि फ्रेंच भाषी और इंग्लिश भाषी निवासियों के मध्य एक स्पष्ट अंतर कनाडाई जो आपको संघवाद को अपनाने का आधार है। और प्रतिनिधित्व के प्रकार की बात करें तो राज्यसभा और यानी उच्च सदन भारत में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि कनाडा के क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व उच्च सदन हाउस ऑफ सीनेट, ठीक है, हाउस ऑफ सीनेट प्रदान किया जाता है, जिससे कि सीनेटर की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श के पर किए जाने का कारण यह वास्तविक अर्थों में प्रतिनिधित्व प्रदान करने में अप्रभावी हो जाता है। और शक्ति के प्रसार की बात करें तो भारत में उच्च सदन को कनाडा के उच्च सदन की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त है। और जो ये शक्तिशाली शक्ति का कार्यात्मक विभाजन की बात करें तो कनाडा के विपरीत भारत के जो संविधान में केंद्र को राज्य सूची के विषय में विधि निर्माण करने और निर्देशन करने की अनुमति प्रदान करने वाले कई अनुच्छेद उपबंधित किए गए हैं, ठीक है। और दोहरी नागरिकता भी वहाँ देखने को मिलती है। कनाडा ने भारत और के विपरीत 14 फरवरी 1977 से दोहरी नागरिकता की अनुमति दी है, लेकिन इंडिया में आपको एकल नागरिकता देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के संबंध में अगर हम बात करें तो केंद्र एवं राज्य के मध्य अंतर क्या है संबंध। तो मतलब केंद्र राज्य के मध्य संबंध तो ये भारत के विपरीत कनाडाई राजनीतिक जो प्रणाली में प्रभावित विपक्षी दलों की अनुपस्थितियों में केंद्र सरकार ने महत्व अर्जित करना किया है और कनाडा के प्रांतों द्वारा विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया जाता है, ठीक है। तो दोनों देशों में कई समानताएं और अंतर विद्यमान है। दोनों देशों में संघवाद एक व्यवहारिक विवेकपूर्ण तकनीकी और एकीकरण की शक्ति है, किंतु एक एकीकृत राष्ट्र की अनिवार्यता के साथ व्यक्तियों की पहचान संबंधी बहुलता का प्रबंधन करना एक बड़ी चुनौती भी है, ठीक है। तो इस चीज़ों को हमको ध्यान में भी रखकर चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है विदेशी विषय अधिकरणों की स्थापना के पीछे विधिक स्वीकृति क्या है, ठीक है, उसके प्रकार क्या हैं और उन्हें प्रदत्त कठोर न्यायिक पर्यवेक्षण के जो आवश्यकता है उस पर टिप्पणी कीजिए। तो ये मतलब विदेशी विषयक अधिकरणों पर हमको ब्रीफ में डिस्कस करना पड़ेगा क्या है एक्चुअली में, इनको बताना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी गठन की जो प्रक्रिया है और प्रदत्त शक्तियाँ कौन कौन सी हैं और इनके तथ्यों की सहायता के लिए हमको क्या इसकी कार्य प्रणाली की व्याख्या करनी पड़ेगी और इसमें क्या कठोर न्यायिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता है, ठीक है अथवा नहीं है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हम मतलब थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में पूरा हमको देना पड़ेगा इसमें, तभी तो हमको पता चलेगा कि ये हमारे लिए कैसा मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखो विदेशी विषयक अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसमें विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की धारा 3 के तहत एक कारी आदेश यथा विदेशी विधेयक अधिकरण आदेश 1964 के माध्यम से स्थापित किया गया था है, ठीक है, मतलब स्थापित किया गया है। और विदेशी विषयक अधिकरण केंद्र या राज्य सरकारों या जिला न्यायाधीशों द्वारा संदर्भित निम्नलिखित मामलों को पर निर्णय करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की परिभाषा के अंतर्गत विदेशी व्यक्ति है अथवा नहीं और भारतीय मूल का कोई व्यक्ति नागरिकता अधिनियम 1955 के खंड 6A यानी जो असम समझौता के तहत अनिवार्यताओं का अनुपालन करता है अथवा नहीं करता है। तो ये विदेशी विषयक अधिकरण अपनी प्रक्रिया को विनियमित कर सकते हैं। इन्हें दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट जो होते हैं के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकते हैं तथा उपस्थित
उपस्थित होने हेतु बाध्य कर सकते हैं और शपथ के तहत उनकी जांच भी कर सकते हैं। तो वर्तमान में विदेशी विषयक अधिकरणों को असम में अंतिम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी जो किया गया है, एनआरसी से बाहर रखे गए लोगों की अपील चुनने के लिए गठित किया गया है और इन अधिकरणों के निर्णयों को उच्च जो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो मतलब अगर आप वहाँ से संतुष्ट नहीं हैं तो जो विदेशी विधेयक विषयक जो अधिकरण है तो आप जो है उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की शक्ति केवल इन अधिकरणों में ही निहित है, इसलिए इन निकायों की निष्पक्ष कार्यप्रणाली अत्यंत आवश्यक है। हालांकि निम्नलिखित मुद्दे भी दृष्टिगोचर हुए हैं, जैसे कि इन अधिकरणों का एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से गठित किया गया है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 बी का उल्लंघन है, जिसमें उपबंधित किया गया है कि विधि के माध्यम से केवल विधायिका ही अधिकरण द्वारा मामलों के अधिनिर्णय है तो प्रभावी कर सकती है। तो ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। साथ ही ये अधिकरण प्रायः अभिकथित विदेशियों को जारी नोटिस में उन्हें विदेशी माने जाने वाले मुख्य आधारों का उल्लेख करने में प्रायः विफल सिद्ध होते हैं। इस प्रकार यह विदेशी अधिकरण आदेश 1964 की धारा 3(1) की अवहेलना है और जिसमें मुख्य आधार का उल्लेख करने की आवश्यकता को संदर्भित किया गया है। तो 1964 के आदेश में एक आवश्यक नियुक्ति मापदंड के रूप में न्यायिक अनुभव को शामिल किया गया है, जबकि इस पात्रता को हाल ही में एक अधिसूचना के माध्यम से हटाया गया है और वर्तमान स्थिति के अनुसार सेवानिवृत्त सिविल सेवकों और केवल 7 वर्षों का अनुभव रखने वाले अधिवक्ताओं को भी इन अधिकरणों के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इन अधिकरणों की बात करें तो अधिकरण के सदस्यों के कार्यकाल और प्रदर्शन की अगर हम बात की जाए तो प्रदर्शन के आधार पर इनका जो कार्यकाल होता है कि विस्तार का निर्धारण कार्यपालिका द्वारा किया जाता है और सदस्यों का जो वेतन और भत्ते भी सरकार द्वारा ही विनियमित किए जाते हैं। तो उल्लेखनीय है कि असम एनआरसी के द्वारा स्वेच्छाचारी निर्णय और निष्पक्षता के अभाव संबंधी समस्याएं परिलक्षित हुई हैं और इसलिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कई मामलों में विदेशी विषयक अधिकरणों को नए सिरे से सुनवाई करने का आदेश दिया है। चूंकि देशव्यापी एनआरसी की मांग की जा रही है, अतः एफटीए जो ये विदेशी विनिमय विषयक अधिकरण है को संबंधित उच्चतम न्यायालय की कठोर निगरानी में लाए जाने के साथ साथ जो ये है हमारी सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए, तभी इसका प्रॉपर अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है कि जो हमारी संसदीय और स्थायी समितियों द्वारा समीक्षा के बिना विधेयकों को पारित करने की परिपाटी और उनके महत्व को क्षीण करती है तथा गलत दृष्टांत स्थापित करती है, चर्चा कीजिए। तो ये संसदीय स्थायी समितियां क्या हैं, ठीक है, इनको परिभाषित कीजिए कि हैं क्या इनको, और ये समितियों द्वारा समीक्षा के बिना विधेयकों को पारित करने संबंधी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं और आंकड़े हैं वो कौन कौन से हैं, क्यों ये क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है, और ये समितियों की समीक्षा बिना विधेयक को पारित किए संबंधी कौन कौन से निहितार्थ इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो संसदीय स्थायी समितियों की प्रकृति स्थायी होती है और ये सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती हैं अथवा लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट की जाती हैं। ये अपनी रिपोर्ट संसदनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, जिसके फलस्वरूप ये संसद की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित कार्यों की सहायता प्राप्त होती है। और कुछ स्थायी समितियां हैं जैसे लोक लेखा समिति है, प्रकलन समिति है, सरकारी उपक्रम समिति, संबंधी समिति और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां शामिल हैं। तो इन समितियों के महत्व के बारे में अगर बात करें तो महत्व के बावजूद 16वीं लोकसभा में पूरा स्थापित विधेयकों में से केवल 25% विधेयकों को ही समितियों की संदर्भित किया गया है, जबकि 15वीं और 14वीं लोकसभा में क्रमशः 71 से 60% विधेयकों को इन्हें
संदर्भित किया गया था और 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में 14 विधेयक पारित किए गए और किसी भी विधेयक को संसदीय समिति द्वारा समीक्षा नहीं की गई। आरटीआई संशोधन विधेयक 2019 और यूएपीए विधेयक 2019 आदि महत्वपूर्ण विधेयक को स्थायी समितियों द्वारा समीक्षा और उनके आलोचनात्मक विश्लेषण के बिना ही पारित कर दिया। तो ये कहाँ तक सही लगता है चीज़ें? जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू हमको जो है एक संविधान को जो संविधान के प्रोविज़न है उन्हीं के आधार पे हमको जो बिल है उसको पहले इंट्रोड्यूस कीजिए, चर्चा कीजिए और समितियों को सौंपी है, वो उसमें जो भी कोई अगर चेंजेस है तो वो बताएंगे। क्योंकि एक बिल या कानून जो बनता है वो पूरे ह्यूज मतलब पूरी 1,30,00,000 जनसंख्या को ये प्रभावित करेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमको प्रॉपर चीज़ों से इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ना चाहिए। तो संसदीय समितियों द्वारा समीक्षा के बिना विधेयकों को पारित कराने के निहितार्थों या संसद की सरकारी नीतियों की समीक्षा करने की क्षमता को प्रतिबंधित करता है और सुविचारित चर्चा के अभाव में सरकार को अपेक्षाकृत कम जवाबदेह बनाता है और स्थायी समितियों की समीक्षा के बिना पारित विधेयक में समग्रता दूरदर्शिता का अभाव हो सकता है। ऐसे अधिनियमों को बारंबार संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है जिसमें प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है और मूल उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो यह विपक्ष की भूमिका को क्षीण करता है और ये विधेयक की समीक्षा से बचने वाले अन्य तरीकों यथा गिलोटिन, बार बार अध्यादेशों का प्रख्यान आदि के प्रयोगों को भी प्रेरित करता है और यह संबंधित हितधारकों के साथ संलग्नता में कमी लाता है। क्योंकि समितियां एक ओर संसद और लोगों के मध्य तो दूसरी ओर प्रशासन और संसद के मध्य योजक कड़ी का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार अगर बात करें तो यह समितियों के गैर पक्षपातपूर्ण कार्यों की उपेक्षा करता है और इन समितियों द्वारा गुप्त बैठकें आयोजित की जाती हैं जिसमें सदस्य पार्टी व्हिप के निर्णय के लिए बाध्य नहीं होते हैं। इसके कारण सदस्य सार्थक तरीके से विचार विमर्श करने में सक्षम होते हैं और वित्तीय विवेक को बाधित करता है। क्योंकि जो ये समितियां होती हैं सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता और दक्षता सुनिश्चित करती हैं क्योंकि मंत्रालय या विभाग द्वारा उनकी मांगों को निरूपित करते समय अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो यह स्थिति गलत दृष्टांत स्थापित करती है क्योंकि यह कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण के संवैधानिक अध्यादेश के विरुद्ध है। अतः सभी विधेयकों को समितियों को संदर्भित करने और इसके सदस्यों के कार्यकाल की अवधि में अपेक्षाकृत वृद्धि करने और जो पर्याप्त अनुसंधान सहायता के साथ समितियों को सुदृढ़ बनाने हेतु स्थायी संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग 2002 की अनुशंसाओं का अंगीकरण एक अनिवार्यता है। ठीक है, तो इस प्रकार इन चीज़ों को भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारी के प्रमुख कार्यों और उनकी समकालीन प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। तो क्या इनकी प्रासंगिकता है, इनके बारे में बताना पड़ेगा। जो ये भाषाई अल्पसंख्यक देखने को मिलते हैं ये हैं क्या एक्चुअली में, और इनके प्रकार क्या हैं, और जो इनकी समकालीन प्रासंगिकता है वो क्या है। तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी को वर्ष 1957 में संविधान के भाग जो आपको देखने को मिलेगा 17 के अनुच्छेद 350 के तहत सृजित किया गया था और इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसके महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं, तो ये देखो, रक्षा उपाय संबंधी सभी विषयों की जांच करना। तो इसमें क्या होता है कि संविधान के अनुच्छेद 350 के तहत नियुक्त जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों का आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संविधान और राष्ट्रीय स्तर पर सहमत योजना के तहत प्रदत्त रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों की जो है जांच करता है और राष्ट्रपति की जो ये अपना प्रतिवेदन यानी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो आयुक्त समय समय पर जैसा कि राष्ट्रपति कहे, ठीक है, सभी प्रासंगिक अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट को तैयार करता है और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से इसे
भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। और रक्षा उपायों कार्यों का कार्यान्वयन की बात करें तो इसमें देखो, यह भारतीय अल्पसंख्यक वर्गों हेतु निर्धारित रक्षा उपायों का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा समुचित कार्यान्वयन किया जाना सुनिश्चित करता है। ठीक है। और शिकायत निवारण की बात करें तो यह पद भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को संवैधानिक और राष्ट्रीय स्तर पर सहमत योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए रक्षा उपायों के गैर कार्यान्वयन से उत्पन्न शिकायतों से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है और उपचारात्मक कार्रवाइयाँ करने की अनुशंसा करता है। और जागरूकता और अवसर प्रदान करने की बात की जाए तो विशेष अधिकारियों को यह कर्तव्य होगा कि वे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए रक्षा उपाय के बारे में उचित जागरूकता सुनिश्चित करेंगे और उन्हें समान अवसर प्रदान करेंगे। और राष्ट्रीय एकीकरण की बात करें तो इसमें देखो क्या होता है कि इस पद का उपयोग उद्देश्य जो देखने को मिलता है तो इसमें ये भारतीय विविधतापूर्ण समाज के सह अस्तित्व को सुनिश्चित करना है। ठीक है। तो ये समकालीन प्रासंगिकता की जो बात उठ रही है तो ये क्या है, क्या ये अब भी प्रासंगिक है या मतलब पहले प्रासंगिक था अब नहीं है, तो ये कौन से मुद्दे हैं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 19,559 भाषाओं को अधिसूचित किया गया था, जिसमें से 1369 रेशनलाइज्ड जो मातृभाषाएं हैं। हालांकि इसमें लगभग 400 भाषाओं के समक्ष आगामी 50 वर्षों में विलुप्त होने का खतरा मौजूद है। तो वर्तमान के संदर्भ में देखा जाए तो वर्तमान संदर्भ में देश में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग विशेष रूप से जनजाति और लघु नरजाति समूहों के संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है। तो ये मतलब हालांकि एक जो आपको देखने को मिलती है एक भाषा पर छिड़ी बहस है, जैसे कि भारत में एकजुटता करने के लिए मतलब भारत को एक करने के लिए उसका एकीकरण करने के लिए राष्ट्र भाषा के रूप में हिंदी को इम्प्लीमेंट करने की जो बात अभी न्यूज़ में आ रही थी कि तो इसके साथ अनेक भाषाई पहचानों की सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता जो सामने देखने को मिली है, क्योंकि जिनसे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारियों की भूमिका को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। हाल ही के वर्षों में विविधता खतरे में है भाषाई विविधता खतरे में है, क्योंकि विविध भाषाओं को बोलने वालों की संख्या में अत्यधिक कमी आ रही है और अपनी मातृभाषा को छोड़ने के बाद वे भाषाओं को अपना रहे हैं। इससे विशेष अधिकारी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार हम कहाँ तक सही हैं। और ये जैसे हिंदी को पूरे राष्ट्र में हम इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं तो देखो साउथ की अलग लैंग्वेज है, ठीक है, नॉर्थ की अलग है और हमारी मिडिल भारत की अलग है। तो इन सारी भाषाओं को हमको मतलब देखना चाहिए। एक मतलब हाँ, हिंदी को एक ऑप्शन के रूप में हम कर सकते हैं, जिसे मतलब अपनाना है वो अपना सकता है, वरना उसकी क्षेत्रीय भाषा उनको दी जानी चाहिए। ठीक है। तो उनमें उनको तो इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए। तो उन सब मुद्दों को भी हमको देख के चलना। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 जो अनुच्छेद 22 है एक आवश्यक बुराई है, चर्चा कीजिए। तो भारतीय जो संविधान में अनुच्छेद 22 है इसके क्या प्रावधान है, ठीक है, और 22 में क्या विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, और ये जो मतलब क्यों ऐसा प्रावधान है तो ये क्यों बनाए गए हैं, तो इनके बारे में हमको चर्चा करनी है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में यह प्रावधान किया गया है कि गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ठीक है। इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं, जैसे अनुच्छेद 22(1) के अनुसार निरुद्ध किए गए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत किए जाने का अधिकार है, उसको मतलब जानने का अधिकार है, साथ ही अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा कराने का भी अधिकार है, मतलब अपने वकील से उसे परामर्श करने की भी मतलब स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 22(2) के अंतर्गत बताएं तो अन्य रक्षा उपाय प्रदान करता है, जैसे अभिरक्षा में निषिद्ध रखे गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर में जो निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। ठीक है।
लेकिन इसमें आने जाने का समय इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रोविज़न किए गए हैं। तो हालांकि अनुच्छेद में निम्नलिखित विवादास्पद प्रावधान भी सम्मिलित है। जैसे 22(3) की बात करें तो 22(3) के अनुसार 22(1) और 22(2) का कोई उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि तत्समय शत्रु अन्य देशी है या फिर निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निषिद्ध किया गया है तो या राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखते हैं, जिन्हें संविधान में स्पष्ट परिभाषित नहीं किया गया है, के नाम पर निवारक निरोध कानून के निर्माण का आधार बनाता है और यह नागरिकों को वास्तविक रूप से किसी आपराधिक कृत्य का करने का दोषी घोषित किए जाने के बिना उन पर अपपीड़क अवपीड़क बल आरोपित करे, उन्हें समाज से दूर करने के माध्यम से हेतु एक आधार के रूप में पूर्व आपराधिकता के प्रयोग को स्वीकृति देकर जब तक वह आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक निर्दोष के सिद्धांत को दुर्बल बनाता है। तो हालांकि कुछ परिस्थितियों में राज्य के हित में व्यक्तियों की स्वतंत्रता का जो अतिक्रमण देखने को मिलता है, करने की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को निम्नलिखित तरीके से समझाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो संविधान सभा में हुए वाद विवाद में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तर्क दिया था कि राष्ट्र और सार्वजनिक सेवाओं की सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा निरुद्ध किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा अखंडता के समक्ष खतरा उत्पन्न करने वाले अलगाववादी आंदोलनों का सामना करने हेतु राज्यों को सक्षम बनाने के लिए एक सशक्त कानून की आवश्यकता है। और उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि निवारक निरोध कानून के मामले में यदि निरुद्ध प्राधिकारी निरंतर व्यक्ति पर आरोपित विभिन्न अपराधों और उन अपराधों को उनके द्वारा अभिवृत्त तथा सामान्य परिस्थितियों के तहत उन्हें नियंत्रित करने में कठिनाई के संबंध में व्यक्तिपरक ढंग से सहमत हो जाती है। ठीक है, तब निरुद्ध प्राधिकारी को उस व्यक्ति के निरुद्ध रखने का उचित आदेश पारित करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो 22 में ही निवारक निरोध के मामले में संरक्षण प्रदान किया गया है, जैसे कि निरोध की अवधि, ठीक है, और निरोध के कारणों को अवगत कराया जाना, आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने की शीघ्र अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश जहां देश के भीतर अनेक विध्वंसक गतिविधियां होती हैं और अन्य गैर राज्य अभिकर्ताओं से खतरा मौजूद है, वहां यथार्थवाद को अपनाने के साथ आदर्शवाद को संतुलित किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही समय पर न्यायिक हस्तक्षेप और प्रक्रियात्मक रक्षा उपायों को और सुदृढ़ करने के इसके दुरुपयोग के विस्तार को रोका जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि एक एकीकृत राष्ट्र के लिए एक रूपता का होना आवश्यक नहीं है। इस संदर्भ में एक समान सिविल संहिता के विचार के गुणों एवं दोषों की विवेचना कीजिए। तो समान सिविल संहिता की अवधारणा क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे कि और इसके भेदभाव जो इसमें जो धर्म में व्याप्त जो भेदभाव हैं वो क्या हैं और उनके गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में अपने सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक, को लागू करने हेतु निर्देशित किया गया है और यह अनिवार्य रूप से सभी भारतीयों के व्यक्तिगत विषयों जैसे कि विवाह विच्छेदन, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि को धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना एक समान विधि द्वारा शासित करने हेतु निर्देशित करता है। हालांकि बहुलवादी भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड व्यक्तिगत कानूनों के सामंजस्य के संदर्भ में विवाद का मुद्दा रहा है। ठीक है, तो धर्मों के मध्य व्याप्त विभेद को समाप्त करने के माध्यम के रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड के गुण कौन कौन से हैं, तो ये इसमें देखो, यह धर्म के व्यक्तिगत संबंधों से पृथक करेगी और साथ ही यह सही पुरुषों एवं महिलाओं दोनों हेतु न्याय के संदर्भ में समानता सुनिश्चित करेगी, भले ही वे किसी भी धर्म से संबंधित हों, और विवाह, उत्तराधिकार, विवाह विच्छेदन आदि
के संबंध में सभी भारतीयों के लिए विधि की एक रूपता सुनिश्चित करेगी। यह महिलाओं की स्थिति को सुधारने में सहायता करेगी, क्योंकि भारतीय समाज अधिकांश पितृसत्तात्मक है, जिसके कारण प्राचीन धार्मिक नियम पारिवारिक जीवन को नियंत्रित करने और महिलाओं को अधीन बनाए रखते हैं, और जाति पंचायतों जैसे अनौपचारिक निकाय पारंपरिक कानूनों के आधार पर निर्णय देते हैं, और एक समान जो है संहिता पारंपरिक कानूनों के बजाय जो वैधानिक कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। और यह भारतीय अखंडता को जो सुदृढ़ता प्रदान जो भारतीय अखंडता को सुदृढ़ता यानी मजबूती प्रदान करने में सहायक हो सकती है, क्योंकि व्यक्तिगत कानूनों में एक रूपता विभिन्न समुदायों को समीप लाने के अनुकूल परिवेश का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये 200 इनमें कौन कौन से दोष शामिल हैं इनके बारे में, तो ये तो हमारे गुण बहुत अच्छे अच्छे जो शामिल थे, दो सब कौन कौन से हैं इसमें उनको देखते हैं। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है का कार्यान्वयन धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत में हस्तक्षेप कर सकता है, विशेष रूप से अनुच्छेद 25 और 26 के प्रावधानों में जो धार्मिक प्रथाओं से संबंधित स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ठीक है, यह नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में स्थानीय रीति रिवाजों को सुरक्षा प्रदान करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है, और रूढ़िवादी धार्मिक समूहों द्वारा इसका विरोध किया जाएगा, और जो इस प्रकार के परिवर्तन के विरुद्ध है, क्योंकि यह उनकी धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप है। ठीक है, तो सरकार है तो सभी धार्मिक समुदायों द्वारा स्वीकृत एक समान विधि का निर्माण करना कठिन होगा। इसके लिए सभी धार्मिक समूहों भले ही ये बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक हों, ठीक है, द्वारा व्यक्तिगत कानूनों में परिवर्तन का समर्थन किया जाना अनिवार्य होगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रारूपण एक बड़ी बाधा है, क्योंकि इस संबंध में आम सहमति है कि यह व्यक्तिगत कानूनों के एक मिश्रण के रूप में होना चाहिए या संवैधानिक अधिदेश के अधीन एक नए कानून के रूप में। ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा इसमें रहा है। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो विधि आयोग ने धर्मों के मध्य जो विभेद को समाप्त करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण करने के बजाय अनुच्छेद 13 के तहत व्यक्तिगत कानूनों के संहिताकरण को प्राथमिकता प्रदान की है। यह मूल अधिकारों और धर्मों की बहुलता के संरक्षण के अनुरूप होगा। विधि आयोग के अनुसार एकीकृत राष्ट्र के लिए एक रूपता का होना आवश्यक नहीं है, साथ ही एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय है। हालांकि यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का निर्णय लिया जाता है तो इसका उद्देश्य सुभेद्य वर्गों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव को उनकी समाप्ति होगी, और विविध जो सांस्कृतिक प्रथाओं में सामंजस्य की स्थापना होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसका प्रवर्तन प्रभावी पक्षों की सहमति से किया जाना चाहिए, और यूनिफॉर्म सिविल कोड आधुनिकीकरण के समावेश और भेदभावों को समाप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में होना चाहिए, न कि बहुमतवाद हेतु एक उपकरण के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार हमको इसको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 10 क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण वाक्यांश एक समान प्रतीत हो सकते हैं, किंतु वास्तव में उनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 जो कहा गया है कि विधि के समान समता और विधियों का समान संरक्षण के बारे में, तो इसका क्या प्रोविज़न है, कैसे कैसे ये मतलब काम करता है, और कैसे दोनों में ये समानता देखने को मिलती है और कैसे ये अलग हैं। ठीक है, और अंतरों को स्पष्ट करते हुए विधि के समक्ष समता और विधियों में समान संरक्षण वाक्यांश की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो हम बात करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जो राज्य को यह अधिदेशित करता है कि वह भारतीय राज्य जो भारतीय क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो अथवा विदेशी, विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और ये दोनों जो है संकल्पनाएं विधिक जो प्रावस्थी अवसर और न्याय की समानता स्थापित करके सभी व्यक्तियों के समानता
विशेषता के अधिकार का संरक्षण एवं उसे उसे प्रोत्साहन प्रदान करने का उद्देश्य रखती है, किंतु उनकी उत्पत्ति और अनुप्रयोग भिन्न भिन्न तथ्यों को सूचित करते हैं। तो विधि के समक्ष क्षमता के में इसका तात्पर्य है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों की क्षमता या कुछ हद तक एक नकारात्मक संकल्पना है, क्योंकि यह जन्म पंथ अथवा पसंद के आधार पर किसी विशिष्ट विशेषाधिकार के अभाव को दर्शाती है। और इस संकल्पना की उत्पत्ति विधि के शासन के सिद्धांतों से होती है तथा इसे ब्रिटिश कॉमन लॉ द्वारा अपनाया गया है। इनका अनुप्रयोग राज्य पर कुछ कर्तव्यों को अधिरोपित करता है, जैसे कि राज्य की किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं करेगा, और राज्य यह सुनिश्चित करेगी कि साधारण विधि न्यायालयों द्वारा प्रशासित जो साधारण विधि के तहत सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, और राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधि सर्वोच्च प्राधिकार है और कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। हालांकि ये प्रावधान राज्य के लोगों के मध्य भेदभाव की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं, किंतु कुछ जो अपवादों की बात करें तो कुछ अपवादों को व्यापक सार्वजनिक हित में अपनाया जाता है। ये अपवाद राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे व्यक्तियों के कुछ वर्गों हेतु विभेदित व्यवहार प्रदान करते हैं। तो इनके ऊपर थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन इनका अलग हो जाता है। ये मतलब कहा जा रहा है इसमें। तो ये विधियों का समान संरक्षण की बात जो की जा रही, तो इसका तात्पर्य है कि सामानों के मध्य समान विधि होगी और इसे समान रूप से प्रशासित किया जाएगा। यह एक सकारात्मक संकल्पना है, क्योंकि इसमें राज्य द्वारा सुविधा और अवसरों को प्रदान करके समानता के प्रति जो सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। और इस संकल्पना का उद्भव अमेरिका में के संविधान से प्राप्त होता है। इसका अनुप्रयोग राज्य को कुछ उपाय करने की अनुमति प्रदान करता है, जैसे राज्य विधि द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों और दोनों में समान परिस्थितियों में व्यवहार की समानता सुनिश्चित करेगा, और राज्य या समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के लिए समान विधियों के अनुप्रयोग को सुनिश्चित करेगा। और राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह समान परिस्थिति में लोगों के साथ बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाए। तो यह राज्य को युक्त आधारों पर लोगों को वर्गीकृत करने की स्वीकृति प्रदान करता है। हालांकि यह वर्गीकरण विवेकाधीन या अनुचित आधार पर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए लोगों को सामाजिक, आर्थिक स्थिति और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये समता का जो अधिकार इंदिरा साहनीवाद में संविधान की एक मूल विशेषता के रूप में सामने आया, जो लोकतंत्र के लिए इसके महत्व को रेखांकित करता है। और यह न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने तथा जाति, वर्ग, धर्म और मूलवंश तथा जन्म स्थान के बावजूद सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु अधिकार प्रदान करता है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छा और बढ़िया विकल्प हो सकता है, जो ये हमारा विधि के समक्ष क्षमता है, क्योंकि सभी को न्याय का अधिकार है और सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन देख लिए आज ये टेस्ट नंबर 9 के। अब जो है हम लोग देखेंगे जो हमारा देखने को मिलेगा अगला। तो आज भी आप लोग थोड़ा सा आप लोग थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट हो जिस चीज़ में पढ़ने में, उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और पूरे दिन एंजॉय आज भी नहीं करना है, तो थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करनी है। देखो, जब समझ लो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करते हैं, तब भी 4 घंटे तो मिनिमम पढ़ाई होनी ही चाहिए उस दिन, क्योंकि अगर वो 4 घंटे जैसे हमने करंट अफेयर देख लिया या मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ ली, तो जो हमारी हैबिट होती है वो हम उससे मूव नहीं होते। वरना अगर 3-4 दिन 5 दिन आप पढ़ाई नहीं करते हैं एकदम से, ठीक है, छोड़ देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जब हम तुरंत आते हैं तैयारी में, ठीक है, अपने फिर फीडबैक में आते हैं, जैसे हमारा चल रहा होता है शेड्यूल, तो जब उस शेड्यूल में आते हैं तो क्या होता है कि हम फिर अच्छे से अपना जो है इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। फिर वो 4-5 दिन और उसमें लग जाते हैं हमें शेड्यूल में आने के लिए। लेकिन जब हम
छुट्टी के दिनों में भी जो हॉलीडेज होते हैं उसमें भी हम 4-5 घंटे अगर तैयारी कर मतलब कुछ पढ़ लेते हैं तो हमारा वो फिर आने में कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। हम उसी मतलब उसी हॉलीडे के अगले दिन ही हम अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता, एक्स्ट्रा टाइम की आवश्यकता नहीं होती इसमें, तो हमें उन चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और एंजॉय कीजिए, और आई होप कि आप लोग अच्छे तो होंगे ही और अपने परिवार के साथ अच्छे से अपना दीपावली जो फेस्टिवल है एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।